नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में भारतीय संविधान महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। और ये अनुच्छेद 1 से 395 तक सभी कवर किए जाएंगे दोस्तों। और ये पार्ट 1 है इसका। और इसमें जो है भाग 1, 2 और 3 कवर किया जाएगा। और अनुच्छेद 1 से 35 के मध्य जितना भी है दोस्तों, सभी के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। और दोस्तों, याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, नंबर के साथ में क्रम से याद रखें कि एक नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है। इससे अच्छा कोई ट्रिक नहीं हो सकता है, किसी को रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, बिना देरी करते हुए 1 बाय 1 करके। भाग 1 में क्या दिया गया दोस्तों, संघ एवं उसका क्षेत्र। यानी संघ कैसे संघ बना है और उसका क्षेत्र कहाँ तक है, इस सब के बारे में जो है इसमें बताया गया दोस्तों। भाग 1 में, भाग 1 के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। जिनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, सभी के बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो जो उसका संघ का क्या नाम होगा, उसका राज्य क्षेत्र क्या है, कहाँ तक है, ये सब उसके बारे में दोस्तों अनुच्छेद 1 में दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दोस्तों, अपने देश में नए राज्यों को मिलाना या उनकी स्थापना करना या जोड़ना, तो इस तरह से क्या है, ये सब अनुच्छेद 2 के तहत ही किया जाता है। वहीं पे अनुच्छेद 2 का की बात करें तो ये निरस्त चल रहा है वर्तमान में, जानना चाहेंगे तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया गया है। सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, वर्तमान समय में निरस्त है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों सॉरी वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों की क्षेत्र सीमा में व नाम परिवर्तन। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नए राज्य बनते हैं या उनका नाम परिवर्तन होता है, और नए राज्यों का नाम परिवर्तन सॉरी जितने भी राज्यों का नाम परिवर्तन और पुराने राज्यों का सीमा क्षेत्र व नाम में परिवर्तन, ये सब किसके तहत होता है, अनुच्छेद 3 के तहत होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछा जो भले ही कम गया हो, मगर इसकी महत्व ये बढ़ जाती है कि इसमें कहा क्या गया है, ये सबको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक प्रमाणिक विषयों को बंद करने के लिए क्या किया गया, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। इसमें ये कहा गया, हो सकता है आपको ये 4 लाइनें 2 लाइनें समझ में ना आई हो, मगर हम अपनी भाषा में बताएं तो इसमें क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 4 में स्वयं घोषित किया गया है, स्वयं या स्वतः घोषित किया गया है कि नए राज्यों का गठन, प्रवेश और नए राज्यों के निर्माण व सीमाओं में परिवर्तन आदि जितनी भी बातें हैं, सब नाम में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं दोस्तों, संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है। जितना भी नाम परिवर्तन, सीमा से परिवर्तन से संबंधित, ये 368 यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला जो दोस्तों इसका भाग आता है 2, और इसमें किससे संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 5 और 11 से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भाग 2, नागरिकता। नागरिकता किसमें, भाग 2 में है। और ये 5 to 11 अनुच्छेद दिया गया दोस्तों। पहला अनुच्छेद इसका देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 5वां दिया गया, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब इसका मतलब भले ही आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या इसमें कहा गया है, क्या समझ में नहीं आया, मगर हम अपने शब्दों में बता रहे हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 5 में सीधे से बताया गया है कि जब संविधान लागू हो रहा था तो उस वक्त भारत का कौन व्यक्ति नागरिक होगा। अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व कम से कम 5 साल तक भारत में रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। ये स्पष्ट रूप से किसमें कहा गया दोस्तों, भाग 2 अनुच्छेद 5। अगला जो अनुच्छेद दिया गया, 6वां दिया गया दोस्तों, महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के
नागरिकता के अधिकार। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टफ वर्ड आए हैं। परवर्जन, परवर्जन का मतलब होता है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने जाना, यानी बस जाना वहाँ पे। तो पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, स्पष्ट कहा गया है कि जो 1948 यानी 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुए हैं, उनके दादा दादी माता पिता में से कोई, तो उन व्यक्तियों को किस तरह से नागरिकता प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में कहा गया। वहीं पे अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है 7वां, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। उन व्यक्तियों को भी नागरिकता के अधिकार मिल जाएंगे जो पाकिस्तान चले गए हैं। कब? 1 मार्च 1947 के बाद, और उसके बाद में वे पुनः भारत आना चाहते हैं तो या उनके दादा दादी या कुछ भी इस तरह से उनको भी जो है यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान जो किया गया है वो 7 में किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण जो दिया गया अनुच्छेद 8वां दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को, सभी को नहीं, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो भारत के बाहर रहते हैं मगर उनके दादा दादी में से कोई यहाँ पैदा हुआ है अविभाजित भारत में, लेकिन वो अब इस समय भारत से बाहर हैं, तो ये जो है उनको नागरिकता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 8। वहीं पे अगला जो है महत्वपूर्ण दोस्तों अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना। जो व्यक्ति या जिन्होंने स्वेच्छा से नागरिकता वहाँ की दूसरे देश की जो है ग्रहण कर लिए, तो यहाँ की वो उनकी नागरिकता अब खतरे में, यानी जो है यहाँ से स्वतः नागरिकता खत्म हो जाती है। अगला जो दिया गया है महत्वपूर्ण है 10, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। दोस्तों नागरिकता के अधिकार का बना रहना मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे तो वह क्या है? भारत का नागरिक है। तो इस तरह से भारत के नागरिक अधिकारों का बना रहना अगला दिया गया है, और इस भाग का महत्वपूर्ण और अंतिम है दोस्तों। ये कई बार पूछा भी गया है कि किस अनुच्छेद में संसद को अधिकार दिया गया है नागरिकता संबंधी विधि बनाने का। तो वो संसद को जो अधिकार दिया गया है विधि बनाने का नागरिकता से संबंधित, वो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है। इसका यहाँ पे ये लिखा गया, हो सकता ना समझ में आया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि संसद को अधिकार दिया गया नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का। अगला महत्वपूर्ण जो भाग दिया गया दोस्तों भाग 3 है, और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। इसमें मौलिक या मूल अधिकार दिए गए हैं और सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। ये मूल अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हैं, और 12 और 13 में क्या दिया गया है और सभी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। 12 में राज्य क्या है, राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है 12 में अच्छे से। तो आप लोग जान गए होंगे आज कि परिभाषा का मतलब, यहाँ पे राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। वहीं पे अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अब इसको नंबर से याद रखें कि 12 में क्या है 13 में है क्या है। तो 12 में परिभाषा और 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। वे विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली, उनके संबंध में बताया गया है कैसे क्या, तो वो 13 में दिया गया दोस्तों। यहीं पे चलते दोस्तों। जो मौलिक अधिकार वर्तमान समय में 6 हैं, और जो प्रारंभ में थे वो कितने थे दोस्तों? वो 7 थे। अब इस समय 6 ही बचे हैं मौलिक अधिकार। तो हम लोग देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह से सब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार अब वो जो हैं लागू हैं और इस समय निरस्त नहीं है या निरस्त हो चुके हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3 के अंतर्गत समता का अधिकार या समानता का अधिकार, अनुच्छेद जो है 14 से 18 के मध्य दिया गया। दोस्तों इसमें जितने भी
अनुच्छेद दिए गए हैं, सभी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है दोस्तों, अब ये याद रखिए कि 14 नंबर पे क्या है। 14 नंबर पे ये है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ है दोस्तों, ना तो कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई राजा है, सभी के लिए समान विधि। यानी जो है अपराधी यदि है तो वो कैसा भी व्यक्ति हो, सभी को समान दंड मिलेगा, ये अनुच्छेद कहता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अगला जो महत्वपूर्ण है 14 दिया गया अनुच्छेद, मूल धर्म धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद का निषेध। यहाँ पे आप किसी व्यक्ति से धर्म या मूल वंश या जाति या लिंग या जन्म के आधार पर जो है, जन्म स्थान के आधार पर उससे विभेद नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो ये क्या है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और आप कानून के दायरे में खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण है वो 16वां अनुच्छेद है, लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों, जो भी लोक नियोजन का मतलब यहाँ पे कोई भी पद है, कोई भी नौकरी है, उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा, किसी को विशिष्टता नहीं दी जाएगी। फिर भी इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे आरक्षण। तो ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद जो 17 दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत होता है दोस्तों, इसका मतलब जो हुआ है कि छुआछूत का अंत हो गया। अब कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी को यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, ये कानून अपराध है। छुआछूत का अंत 17 में हुआ, यानी 17 नंबर पे, यानी 17वें नंबर पे, यानी 17वें अनुच्छेद में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। वहीं पे 18वें नंबर पे देखते हैं, 18 अनुच्छेद 18 जो का क्या कर रहा है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब दोस्तों ये है कि जब ब्रिटिश शासन था यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों को उपाधियाँ दी जाती थी, राय बहादुर सर, इस तरह से। तो उन उपाधियों का अब अंत करके जो है, अब कुछ नहीं, बस सेना को ही जैसे ब्रिगेडियर कमांडर इस तरह से कहा जाएगा सैनिकों को, और कोई उपाधि यहाँ पे नहीं अब दी जा रही है जैसे कि पहले दी जाती थी। तो उपाधियों का अंत 18, अस्पृश्यता का अंत जो है आपका 17, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है 16, छुआ और सॉरी मूल वंश जाति धर्म के आधार पर ये 15 है, और समानता विधि के समझ समानता 14। तो ये समानता का अधिकार यहाँ पे अभिन्न होता है। अगला जो है महत्वपूर्ण अधिकार, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य दोस्तों। कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य जो दिया गया है समानता का स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई हैं, पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया? वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों किस में कहा गया? ये 19 में कहा गया है। 19 के तहत जो है दोस्तों 6 प्रकार की जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता। दोस्तों सम्मेलन आप बना सकते हैं, किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। वहीं पे तीसरा जो है, तीसरा संघ की स्वतंत्रता, संघ बना सकते हैं, किसी संघ में भाग ले सकते हैं। और चौथी जो है महत्वपूर्ण है संचरण की स्वतंत्रता, यानी संचरण का मतलब होता है कहीं पे भी आप जा आ सकते हैं। तो अगला जो दिया गया 5वीं स्वतंत्रता दी गई है वो है निवास की, कहीं भी आप निवास जाकर बच सकते हैं, मगर युक्त युक्त निर्बंधनों के साथ। ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति भवन के आगे जाएं, देखें कि वहाँ पे बहुत जगह खाली पड़ी है तो वहीं निवास बना के रह जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बस कानून को भी ध्यान में रख के। वृत्ति की स्वतंत्रता, 6वां जो है वृत्ति की स्वतंत्रता। वृत्ति का मतलब होता है व्यापार। दोस्तों व्यापार करने की स्वतंत्रता, वो भी युक्ति निर्बंधन के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी अवैध व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 20 दिया गया है, और इसमें अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है और दोष सिद्ध है तो उसके संबंध में क्या संरक्षण है, कुछ भी उसके भी अधिकार हैं। यदि अपराधी है तो उसके भी अधिकार हैं। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से बताया गया है अनुच्छेद 20 में।
चलिए दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21 और 21 का, तो इसमें दिया गया दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों आगे बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो केवल भारतीयों को दिए गए हैं और विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए दोस्तों। तो पहले वो याद करना ज़रूरी है जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं, और या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो हैं विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो जो ऐसा अच्छा लगे, तो वैसे हम वही याद करेंगे जो विदेशियों को नहीं दिए गए, वो केवल भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये 5 जो मौलिक अधिकार हैं केवल भारतीयों को प्राप्त हैं मूल अधिकार, और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये कभी कभार पूछ देता है कि कौन कौन से अनुच्छेद भारतीयों को दिए गए हैं और विदेशियों को नहीं दिए गए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, और सभी दिए गए हैं मगर 5 अनुच्छेद नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार 5 अनुच्छेदों के? एक तो 15, 16, उसके बाद में 15, 16 में आप जानते होंगे धर्म, मूल, वंश, जाति और लोक नियोजन 16, और वहीं पे 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और 19 के बाद में आता है दोस्तों 29। 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये भी विदेशियों को नहीं मिला है, केवल भारतीयों को मिला है। वहीं पे 30 आता है दोस्तों, 5वां, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, है ना, के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों का या शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार, वो जो है अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ये केवल भारतीयों को दिया गया है, ना कि विदेशियों को। विदेशियों को ये अधिकार 5 नहीं दिए गए हैं। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैंने 19वां और 15, 16 बता दिया है। उसके बाद में 29 और 30 बचता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों सभी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, चाहे वो किसी भी आपातकाल हो, कुछ भी हो, सभी को ये कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण है अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। अगला जो दिया गया है सभी बच्चों को, यानी सभी माता पिता का जो है फर्ज होगा कि वो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को प्रदान कराएं, और ये मौलिक अधिकार ये बन गया है। अगला जो है महत्वपूर्ण दोस्तों 22वां, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। दोस्तों कुछ दशाओं में मतलब किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें क्या संरक्षण होना चाहिए, उसे बताया जाता है कि आपको किस संबंध में जो है, कुछ अपवादों को छोड़कर, कि आपको किस संबंध में गिरफ्तार किया गया है, उसके घर वालों को, उसके परिजनों को सूचना दी जाती है, और क्या क्या उसे खाया है, क्या क्या उसने पहना है, ये सब उसका नोट किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 महत्वपूर्ण है दोस्तों। 23, 24, 23 में, अनुच्छेद 23 में दिए गए बलात् श्रम व मानव दुर्व्यवहार का निषेध। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बलात् श्रम का मतलब होता है दोस्तों जबरदस्ती श्रम करवाना या बंधुआ मजदूर बना लेना, इस तरह से इसमें निषेध किया गया। मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यापार पर भी जो है निषेध है। अब ऐसा नहीं किसी का व्यापार कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं या दास बना रहे हैं, तो ये सब निर्बंध हो और निषेध कर दिया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। वहीं अगला देख लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 24, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। यानी बाल श्रम है, जो बाल श्रम के परिभाषा में जितने भी बालक आते हैं, कितनी उम्र के आते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं, 14 या फिर आगे। तो ये लोग जो है कम उम्र के, 14 से कम उम्र के लोग जो है बच्चे इसमें काम नहीं कर सकते हैं, निषेध है इसमें, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अगला दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता, सबसे महत्वपूर्ण है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य दिया गया है। ये मौलिक अधिकार चौथा है। इसमें दोस्तों
25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, आप वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म का फॉलोवर बन सकते हैं और अबाध रूप से उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो भी युक्त निर्बंधन के द्वारा। ऐसा नहीं कहीं पे हो हल्ला करके और कहीं पे जो है जहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो करके ही कर सकते हैं। अगला जो दिया गया है महत्वपूर्ण दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध, जैसे कि उससे संबंधित जितने भी प्रबंध है उनके लिए आपको विधिवत स्वतंत्रता दी गई है। वहीं पे अगला जो महत्वपूर्ण दिया गया अनुच्छेद 27, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा मतलब दिख रहा है, किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। करों के समुदाय का मतलब करों का ना देना ना। तो इस तरह से अगला जो महत्वपूर्ण आ रहा है इसका अनुच्छेद 28वां। अनुच्छेद 28 में दिया गया निश्चित रूप से जो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला जो है 5वां दिया गया है पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 5वां, इसमें अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण को बताया गया है। किसमें? 29 में, कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का कैसे संरक्षण किया जाए, उनके हितों को कैसे ध्यान में रखा जाए, वो अनुच्छेद 29 में बताया गया, एक मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में दोस्तों शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। दोस्तों, ये भी जो अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है वो 30 में है। और वहीं पे चलते हैं दोस्तों, ये अब कैंसिल हो गया यानी निरस्त हो गया है संपत्ति का अधिकार अधिनियम जो है बना के, और अनुच्छेद 301 का में जोड़ा गया है। तो ये चौथे संविधान संशोधन द्वारा हुआ है दोस्तों, ये कमेंट करके बता दें, और नहीं तो मैं ही बता देता हूँ दोस्तों। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब 6 ही मूल रूप से जो है मौलिक अधिकार हैं। और कब हटाया गया दोस्तों? 1978 में। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया दोस्तों, इसी में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ये दोस्तों ये भी निरस्त चल रहा है, तो इसका जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला 31 का जो दिया गया है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। दोस्तों, व्यावृत्ति का मतलब होता है पर्दा डालना, ढकना या फिर घेरना किसी चीज़ को। तो अब समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। इन्हीं संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों को, उन पे जो है उनका थोड़ा रोक देना या उन पे पर्दा डाल देना या उनका थोड़ा मानने से थोड़ा अनदेखा कर देना। अगला जो दिया गया है 31 खा में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण, 31 खा में दिया गया है। वहीं पे 31 गा जो दिया गया दोस्तों, इसमें कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। व्यावृत्ति का मतलब कुछ ऐसी विधियां हैं जो निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने वाली विधियां हैं, उनको उनकी व्यावृत्ति की गई है। वहीं पे अगला 31 घा दिया गया दोस्तों, ये कैंसिल चल रहा है, बताना है आपको। और ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानून का बचाव, तो इसलिए ये निरस्त हो गया है इस समय। अगला जो महत्वपूर्ण नंबर 7 पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में कहा गया है, क्या कहा गया है? भाग यानी भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तित कराने के लिए उपचार, वो किस में कहा गया है दोस्तों? ये 32 में कहा गया है। वहीं पे अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों 32 का, अनुच्छेद 32 का के अंतर्गत क्या कहा गया? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्रवाइयों में राज्य अधिनियमों को संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, ये अब इस समय वर्तमान में निरस्त है, तो इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर जानना जरूरी है। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इस भाग द्वारा प्रदत्त, इस भाग का मतलब भाग 3 द्वारा प्रदत्त
अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति, वो किसमें, अनुच्छेद 33 में दिया गया है। और अंतिम जो आ रहा है अनुच्छेद, वो 34-35। यहाँ पे अनुच्छेद 34 में कहा गया किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, यदि यहाँ पे कहीं पे सेना का जो है लगाया गया है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान, यानी इस भाग का मतलब भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो स्पष्ट है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि कैसे इस भाग को प्रभावी किया जाए या कैसे इनको फॉलो किया जाए। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए।